हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विकास रंजन सर पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं व्याकरण की महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें व्याकरण की भाषा से लेकर के हम लोग और इसके जो व्याकरण के मूलभूत जो इकाई होती हैं बहुत सारे, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सोचिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग भाषा के बारे में बात करेंगे। बताया कि भाषा जो होता है वो एक ऐसा माध्यम होता है या तरीका होता है जिसके द्वारा हम लोग अपने बात या विचार को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं। भाषा के कुल मिला के दो रूप होता है, जैसे एक लिखित होगा, एक मौखिक होगा। पहला हम लिखा है लिखित, दूसरा लिखे हैं मौखिक। राष्ट्रभाषा के बारे में बात किए थे तो किसी भी देश के द्वारा किसी भी देश में अधिकतर बोलचाल में जो जिस भाषा का उपयोग होता है उसको हम बोलते हैं राष्ट्रभाषा। यानी एक देश के अंदर अधिकतर नागरिकों द्वारा जो भाषा बोली जाती है उस भाषा का नाम है राष्ट्रभाषा। तीसरा भाषा में जिस भाषा का उपयोग सरकारी कामकाज में यूज किया जाता है उस भाषा का नाम क्या है? राजभाषा। तो हम लोग रहते हैं बिहार में, तो बिहार में ध्यान रखना है कि बिहार में दो भाषाएं हैं जिसका हम लोग सरकारी कामकाज के रूप में लाते हैं। एक है हिंदी और दूसरा नाम है उर्दू। ये दोनों भाषा जो है वो क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है कहाँ का? अगला जो है मातृभाषा है। तो किसी परिवार में माता के द्वारा या उनके परिवार के सदस्य के द्वारा जो भाषा बोला जाता है और जिस भाषा को बच्चा सीखते हैं उस भाषा को बोलते हैं मातृभाषा। यानी परिवार के सदस्य द्वारा बोली जाने वाली भाषा को बोलते हैं मातृभाषा। तो आगे अगर ध्यान दें तो हिंदी, हम लोग हिंदी व्याकरण, तो हिंदी के बारे में पूछते हैं। हिंदी अनुसूची 8 में भाषा के शामिल है। अनुसूची नंबर 143 हिंदी को भाषा का लिया गया है। आपका 14 नवंबर 1949 को हिंदी की राष्ट्रभाषा के रूप में शामिल किया गया। आगे बात किया जाए वर्णमाला। वर्णों के जो क्रमबद्ध समूह है उसको वर्णमाला बोलते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग करेंगे कि वर्ण क्या होता है या अक्षर क्या होता है। तो वर्ण और अक्षर के बारे में अगर बात किया जाए तो दो चीज ध्यान रखना है कि अक्षर जो होता है वो क्या होता है और वर्ण क्या होता है। तो वर्ण ध्यान रखना है कि भाषा का एक लिखित रूप होता है वर्ण या अक्षर, जिसको हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। यानी सिंपली भाषा का वह छोटी इकाई जिसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता हो, और ये ध्वनि का यानी वर्ण भाषा का एक लिखित रूप है। उसके अलावा मौखिक रूप जो होता है भाषा का, मौखिक रूप अगर पूछे आपसे वो किसको बोलते हैं तो वो बोलते हैं ध्वनि को। जो हम बोल रहे हैं ये क्या है? भाषा मौखिक रूप, यानी इसको ध्वनि बोला जाता है। जबकि इसको लिख देंगे तो लिखित बन जाएगा, तो लिखित रूप को हम बोलते हैं क्या चीज? इसको बोलते हैं वर्ण या अक्षर। उसके अलावा वर्ण का प्रकार जो है वो कुल मिलाकर के दो होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक स्वर होगा और दूसरा व्यंजन होगा। स्वर की संख्या यानी स्वर के प्रकार जो होते हैं वो तीन होते हैं। एक होता है ह्रस्व और एक होता है आपका दीर्घ और तीसरा का नाम है आपका प्रलुत। ये कुल मिलाकर के आपका तीन प्रकार है इसका। उसके अलावा इसमें य र ल करके हो जाते हैं। बाकी जो बचा हुआ है लाभ दंश दंश ये इसमें आ जाते हैं। मतलब आपको ध्यान रखना है कि स्वर जो होता है वो एक स्वतंत्र ध्वनि होती है जिसको बोलने में हम किसी भी अन्य वर्ण का उपयोग नहीं करते। जबकि व्यंजन का उपयोग हम लोग स्वर की मदद से बोलते हैं व्यंजन को। और स्वर की जो प्रकार है होता है कुल मिला के रस बोलने में ज़्यादा समय लगता है कि कम लगता है। आराम से बोलने में कम समय लगेगा, जबकि दीर्घ को बोलने में अधिक समय लगेगा। उसके बाद अगर बात किया जाए प्रलुत के बारे में तो ये थोड़ा झंझाट सा होता है। उसके अलावा है आपका व्यंजन का प्रकार। इसमें आपका तीन प्रकार है। स्पर्श जो कंठ तालु मूर्धा दंत उष्ट से बोला जाता है। इसमें हम बताए थे कि कंठ तालु मूर्धा दंत उष्ट यानी क ख ग छ छ ज ठ ठ ड इन सभी के लिए हम कंठ तालु मूर्धा दंत उष्ट का यूज करते थे। पांचवें आ जाएगा आसानी से। 50-25 होता है, 25 संख्या स्पर्श का, अंतःस्थ का 4 और उसमें का 4। उसके अलावा है आगे ध्यान रखें हम लोग तो लिपि क्या होता है। तो भाषा को लिखने के लिए जिस चिन्ह या पद का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग लिपि बोलते हैं। यानी भाषा के लिखने की ढंग को हम लोग लिपि बोलते हैं। ढंग कहलाता है आपका
लिपि। उसके अलावा शब्द, तो वर्णों के बने सार्थक रूप को क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे, जिसका अर्थ निकले। जिसमें शब्द ध्यान रखना है कि शब्द जो होते हैं वो वर्ण की एक सार्थक रूप होता है जिसको हम शब्द बोलते हैं। और जिस शब्द का उपयोग किसी वाक्य में करने लगे हम, जैसे कमल, तो कमल एक क्या है, कमल सिंपल अगर बोला जाए तो ये शब्द है, और कमल एक पुष्प है, इसका सेंटेंस के रूप में यूज किया जा रहा है। अब पूछिए आपसे कमल क्या है, तो आप ध्यान रखना ये पद हो गया। तो शब्द और पद के बारे में आपको समझ लीजिएगा कि शब्द जो होता है वो वर्णों या अक्षरों का एक सार्थक समूह होता है जिसका अर्थ हो उसको शब्द बोलेंगे। और जबकि आपका पद जो हुआ वो किसी वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को पद बोलते हैं। आगे शब्द के प्रकार, तो अर्थ के अनुसार अगर पूछा जाए शब्द के प्रकार तो दो है, इसमें आपका सार्थक और निरर्थक है। दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पे, आश्रय के आधार पे तीन होता है, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कीजिएगा। अगला है उत्पत्ति के आधार पे, तो उत्पत्ति के आधार पे होता है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। यानी शब्द का आपको चार प्रकार होते हैं, चार तरीका से। इसमें पहला होता है आपका जिसका नाम है अर्थ के आधार पे दो प्रकार, सार्थक और निरर्थक। जिस शब्द का अर्थ निकले सार्थक, जिसका अर्थ नहीं निकले निरर्थक। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो शब्द का और प्रकार होता है जिसका नाम है आपका व्युत्पत्ति या रचना। इसमें शब्द का कुल मिलाकर के प्रकार जो दिया गया आपका तीन है, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़ में आपको पता ही होगा कि रूढ़ जो होता है जिसको हम खंड करेंगे तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा, जबकि यौगिक को खंड करेंगे तो अर्थ निकलेगा। और योग रूढ़ जो होता है जिसको खंड करेंगे तो कोई तीसरा ही अर्थ निकलेगा। तो उसके बारे में जानकारी दिए गएगा, लेकिन ध्यान रखिए इसमें तीन प्रकार होता है। उत्पत्ति की अगर बात किया जाए तो इसमें चार प्रकार होता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम वे शब्द जो संस्कृत से डायरेक्ट संस्कृत का शब्द हो, और तद्भव वे शब्द जो संस्कृत से लिया गया हो बशर्ते हिंदी में उसका कुछ अर्थ में बदलाव किया गया। जैसे रात्रि हुआ ये तत्सम शब्द हुआ, रात जो हुआ ये तद्भव शब्द हुआ, अग्नि ये सब तत्सम हुआ, आग तद्भव हुआ। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द है, दुग्ध तो दूध, ऐसे करके बहुत सारे शब्द जो है वो तत्सम से तद्भव में आया है संस्कृत से हिंदी में। उसके अलावा देशज है, देश में बना हुआ है, लोटा बाटी सब, पगड़ी। उसके अलावा विदेशज जो विदेश से लिया गया शब्द हो, ठीक ना, कमीज हो, उसके अलावा कानून हो, कैंची हो, ये सब शब्द विदेश से आया होगा। आगे बात करें हम लोग रूपांतरण के हिसाब से दो प्रकार होता है, विकारी और अविकारी। चलिए शब्द जो है ये समाप्त हुआ आपका, शब्द यहाँ पे खत्म हो गया। उसके अलावा बात करें संज्ञा के बारे में, तो संज्ञा को मिला के पूछे तो आपको पांच प्रकार है संज्ञा का प्रकार पांच, लेकिन प्रकार अगर गणना के अनुसार पूछे संज्ञा का कितना प्रकार, तो पांच नहीं तीन ध्यान रखना है। जिसमें आप पढ़े हुएगा इंग्लिश में प्रॉपर कंटेबल, अनकंटेबल, यानी व्यक्तिवाचक, गणनीय, अगणनीय। और हिंदी में ध्यान रखिए पांच प्रकार संज्ञा कौन कौन था, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और उसके अलावा समूहवाचक, दरवाचक और भाववाचक, ये पांच प्रकार थे। जिसके बारे में व्यक्तिवाचक में हम लोग किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करते थे, जैसे मान लीजिए मोहन, सोहन, सीता, गीता। और जातिवाचक में हम लोग मोहन सोहन की जगह पे हम लोग लड़का लड़की यूज करते थे, ठीक ना। शहर की जगह पे हम लोग पटना यूज करेंगे तो व्यक्तिवाचक आ जाएगा, जबकि शहर यूज करेंगे तो जातिवाचक आ जाएगा। तो ऐसे चीज के बारे में हम लोग पढ़े थे किसमें, आपका व्यक्तिवाचक में, जातिवाचक में और समूहवाचक। तो समूहवाचक में बात करते हैं हम लोग किसी भी समूह के बारे में, जैसे वर्ग हुआ, उसके अलावा आर्मी हुई, संसद हुआ, जहाँ पे बहुत सारे आदमी रहते हैं इकट्ठा होकर के, ठीक ना, भीड़ हुआ, ये समूह। उसके अलावा है आपका दौड़वाचक, जिसको हम लोग नाप तोड़ सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, ये सब दौड़वाचक में। उसका भाववाचक है जिसमें हम लोग फीलिंग विशेष के बारे में बात करते हैं। ये सब चीज भी आप लोग पता। आगे बात करेंगे सर्वनाम का, तो सर्वनाम का मिलाकर कितना प्रकार था, 6 प्रकार था। जिसमें आपका पुरुषवाचक, उसके अलावा निश्चय, अनिश्चय, उसके अलावा प्रश्न, संबंध और निज, ऐसे मिलाकर के आपके सर्वनाम के कुल मिलाकर कितना प्रकार था, 6। सर्वनाम के बाद आपको दिख रहा होगा नीचे, सर्वनाम के बाद है विशेषण। सर्वनाम का कौन सा, विशेषण। विशेषण में भी ध्यान रखना है कि गुण, परिमाण, उसके अलावा अगर बात किया जाए तो गुण परिणाम के बाद प्रश्न था, और उसके अलावा सर्वनामिक था। तो ऐसे करके कुछ जो है आपका प्रकार था इसका। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो क्रिया विशेषण है, जिसमें आपका 4 प्रकार दिया गया है, जिसमें समयवाचक और स्थान, रीति, परिमाण करके 4 प्रकार इसमें भी दिया गया है। तो 4 प्रकार ध्यान रखना है इसमें। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो कारक के 8 भेद होते हैं, जिसके बारे में आपको पता होगा कि कारक क्या होता है। तो कारक होता है जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद संबंध या अधिकार को बतलाता है, उसको हम कारक बोलते हैं। कारक के कुल मिला के 8 प्रकार होता है, जिसमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, संबोधन, इस प्रकार से इसका 8 प्रकार बनाया गया है। उपसर्ग क्या होता है, तो जो शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, ठीक ना। प्रवचन, प्र लग गया हुआ है। प्रत्यय किसको बोलते हैं, तो
प्रत्यय का जो शब्द के अंत में लगता हो, इसका 2 प्रकार होता है। और इसमें कृत्य और तदित होता है। समास का 6 प्रकार होता है कुल मिलाकर के, इसमें आपका तत्पुरुष समास, उसके अलावा बहुब्रीहि समास, द्विअंत और अव्ययी भाव, क्रमधारय, ऐसे करके बहुत सारे प्रकार आपको 6 ध्यान रखने हैं। और संधि में 3 प्रकार स्वर के 5 प्रकार होते हैं, व्यंजन जो होते हैं और उसका विसर्ग संधि होते हैं, यानी संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। क्रिया यानी धातु के 2 प्रकार, मूल और यौगिक। और क्रिया जो होता है इसको कुल मिलाकर कितना प्रकार है, 2, सकर्मक और अकर्मक। आगे बात करें लिंग के बारे में। लिंग का भी 2 प्रकार होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यहाँ पे ध्यान रखना है। लिंग का 2 प्रकार, क्रिया प्रणाली, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग। उसके बाद वचन में कितना प्रकार, 2, एक वचन और बहुवचन। काल के 3 प्रकार, इसमें वर्तमान, भूत, भविष्य। वर्तमान में ध्यान रखना है 3, 6 और 2, ये सब इसके प्रकार है। वर्तमान के 3 प्रकार, भूत के 6 प्रकार और भविष्य के 2। उसके वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे इस सभी जो सब्जेक्ट जो टॉपिक था, इस टॉपिक के संबंध में डीपली बात करने वाले हैं हम लोग। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।